26/11 हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी कारोबारी तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा। कैसे ये संभव हुआ, क्या रही इसके पीछे की भारत की कूटनीति, आज चर्चा इसी पर। इस बार रिपब्लिक डे पर फ्रांस के बाद भारत ने ये सम्मान इंडोनेशिया को दिया है। इस बार खास मेहमान इंडोनेशिया से ही क्यों, जानेंगे इसे भी। और दिल्ली चुनाव को लेकर क्या दिल्ली का मुसलमान भ्रमित है, किस ओर जा रहा है दिल्ली का मुसलमान, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मुंबई हमले का दर्द शायद ही कोई भूल पाए। तेज बम धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गई थी मुंबई। पीड़ितों के मन में उस हमले के जख्म आज भी ताजा हैं। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक दहशत में थी माया नगरी। इसी से जुड़ी अब एक अच्छी खबर ये आई है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा। भारत के लिए प्रत्यर्पण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रत्यर्पण को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। आपको बता दें, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी है और फिलहाल कनाडा की नागरिकता लिए हुए है। भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में भारत सरकार के लिए बड़े लंबे समय से वांछित रहा है। निचली अदालतों और कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हारने के बाद तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय पहुंचा था। ये राणा के लिए भारत प्रत्यर्पित न किए जाने की आखिरी कानूनी लड़ाई थी। आपको बता दें, अगस्त 2024 में अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने की मंजूरी दी थी। लेकिन पूरा मामला अब तक सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही अटका रहा था। भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट में हर तरह की जिरह की, सारे सबूत पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने मंजूरी दी और भारत को एक बड़ी जीत मिली। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पर डेविड हेडली की मदद का भी गंभीर आरोप है। उसने इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को मुंबई के ठिकानों में रेकी करने में मदद की थी। भारत ने अमेरिका की कोर्ट में 26/11 हमले में इन ठिकानों की रेकी के मजबूत सबूत भी पेश किए थे और इसे साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव भी बताया गया है। 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चले आतंकवादी हमलों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस और टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस, यहूदी सामुदायिक केंद्र को निशाना बनाया गया था। आतंकवादी हमलों की कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें आज भी कोई भुला नहीं सकता, जिनमें ताजमहल पैलेस के मुंबई में लगी आग भी शामिल है। इन आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोगों की जान गई थी। इस हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक मुंबई के महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया था। फिलहाल भारत ने कूटनीतिक तरीके से हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाने का प्लान सफल बनाया। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सांसद संजय राउत ने कहा है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत भेजेगा। अच्छी बात यह है, लेकिन दाऊद, मेहुल और नीरव कब आएंगे भारत, इसका भी इंतजार होगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के रंगारंग समारोह में इस बार मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। इंडोनेशिया चौथी बार आमंत्रित किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में सुबियांतो की ये पहली भारत यात्रा है। फ्रांस के बाद भारत ने ये सम्मान इंडोनेशिया को दिया है और ये इस बात का सूचक है कि इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्ते कितने मजबूत होते जा रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि इंडोनेशिया बड़ी मुस्लिम कंट्रीज में से एक है, जिसे लेकर विपक्ष ने उन पर तंज भी कसा था। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। व्यापार, कारोबार से लेकर रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों एक साथ आगे हाथ बढ़ाते दिखे हैं। इधर हिंद प्रशांत महासागर के सभी देशों के साथ भारत रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध जितने मजबूत होंगे, उतना ही इस इलाके में चीनी दखल कम होगा। दूसरा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है।
पाकिस्तान मुस्लिम देशों के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को अक्सर हवा देने की कोशिश करता है। ऐसे में इंडोनेशिया भारत के बीच अच्छे संबंध उसके नापाक मंसूबों को पूरा होने नहीं देंगे। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने के लिए इंडोनेशिया का साथ होना बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में व्यापार में सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। आसियान देशों में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2005-2006 में पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भारत माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। चर्चा तो यहां तक है कि सुबियांतो की इस यात्रा के दौरान भारत इस डील को अंतिम रूप दे सकता है। इसके अलावा दोनों देश रक्षा तकनीक में मदद को शामिल कर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। यही नहीं, दोनों देशों की सेनाएं एक साथ युद्ध का अभ्यास भी करती रही हैं। ऐसा पहली बार है कि इंडोनेशियाई मार्चिंग और बैंड दस्ता विदेश से राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लेगा। इंडोनेशिया से 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ता यहां कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा की थी और भारत के इंडोनेशिया के साथ मजबूत होते रिश्तों को एक कदम और आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। तो दिल्ली चुनाव में इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं, आखिर दिल्ली के मुसलमानों के वोट किसको मिलने जा रहे हैं, खासकर उन दलों के जिन्होंने अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों पर दांव लगाया है। दांव लगाने वाले अब तक एक नहीं बल्कि 2 दल थे और दोनों ही इंडिया गठबंधन से जुड़े थे। लेकिन इन दोनों दलों के अलावा अब तीसरे दल की एंट्री भी हो चुकी है और वो तीसरा दल है अक्सर भड़काऊ भाषण देने वाले मुसलमानों के रहनुमा बने असदुद्दीन ओवैसी का। अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही इनका साथ देती रही, लेकिन अब ओवैसी को भी अपनी राजनीति को चमकाने का इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। आपको बता दें, ओवैसी ने इस बार के दिल्ली चुनाव में दिल्ली दंगों से जुड़े 3 आरोपियों को चुनाव मैदान में उतारा है। चिंता की बात तो यह है कि अगर इनमें से कोई भी जीत जाता है तो ये बात तो तय है कि दिल्ली में दंगों का डर अक्सर बना रहेगा। फिर भी इस बार दिल्ली का मुसलमान काफी भ्रमित है, आखिर वो किस दल को चुने और अब मुसलमानों को कौन सी पार्टी साध पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, अरविंद केजरीवाल तो इस समय अली को छोड़कर बजरंगबली के पैरों पर है। हिंदुओं की स्कीम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पुजारियों के लिए ग्रंथी योजना लेकर आए। खुद को हनुमान भक्त भी बता रहे हैं, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का खेल अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल से मुसलमानों का भरोसा उठता जा रहा है। कांग्रेस से तो पहले ही मुस्लिम खफा है और ओवैसी जिस तरह से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दिल्ली चुनाव में मुसलमान भले ही भ्रमित हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आश्वस्त हैं और इनमें आपस में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांग्रेस को पछाड़ दिया था। साल 2013 में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम बहुल 11 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2015 के आंकड़े कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इस चुनाव में कांग्रेस का हाथ पूरी तरह से छोड़ चुका और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 2013 की तुलना में 2015 में 18% की गिरावट हुई और वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए। इस बार दिल्ली की कुल 13% मुस्लिम आबादी पर कांग्रेस ने 13% ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी का मकसद होता है उसकी पार्टी और उसका चेहरा मुसलमानों की नजर में आए और वो उसे अपना हीरो मानते रहे। ऐसे में भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो, लेकिन दिल्ली के मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।